हेलो स्टूडेंट, हमने प्रश्नावली 3 कंप्लीट कर ली है मैट्रिक्स की। उससे आगे है प्रश्नावली 4 सारणिक की है, और सारणिक मैट्रिक्स में से ही बनता है, इसलिए इससे जुड़ी हुई प्रश्नावली है। तो सारणिक में से 2 सवाल आते हैं आरबीएससी में, एक सवाल आता है 3 नंबर का, और फिक्स है वो 3 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। तो हम इनको बड़े आराम से ध्यान से समझेंगे। तो सारणी की सबसे पहले आती है परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखिए, जब किसी वर्ग मैट्रिक्स, ध्यान देना, वर्ग मैट्रिक्स को एक निश्चित संख्या से संबद्ध कर दिया जाए तो वो वर्ग मैट्रिक्स सारणिक बन जाता है। माना वर्ग मैट्रिक्स A बराबर AIJN है, तो सारणिक A बराबर AIJN, ये सारणिक है। पर इतना सा अंतर है, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, सारणिक का वो एक निश्चित मान हो जाता है। और ये भी ध्यान देना है कि केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक परिभाषित है, आयताकार मैट्रिक्स की सारणिक परिभाषित नहीं है। तो सारणिक में और मैट्रिक्स में लिखने का अंतर तरीका यही है। देखो, एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ A11, A12, A21 और A22, ये तो हो गया मैट्रिक्स। ए का सारणिक ए सारणिक में यूँ, ये जो बड़ा कोष्ठक था वो इस तरीके से मापांक का सा चिन्ह हो जाएगा, ये सारणिक है। क्रम वही है, 2 गुणा 2 है, इसका भी क्रम 2 गुणा 2 है। तो इस प्रकार से बेटा सारणिक वह वर्ग मैट्रिक्स होता है जो किसी एक निश्चित संख्या से संबद्ध हो जाता है। तो सारणिक का मान एक निश्चित मान होता है, ये बदलता नहीं है। तो अब सारणिक का मान क्या होता है वो देखेंगे। सारणिक का मान, सारणिक का मान, सारणिक का मान नंबर 1, एक कोटि के सारणिक का मान। एक कोटि में एक पंक्ति एक स्तंभ, अर्थात एक ही अवयव होगा इसके अंदर। ए कोई सारणिक है, A11 एक अवयव है, इसकी कोटि है 1 गुणा 1, तो इसका मान यही होगा A11। जैसे सारणिक A बराबर मान लीजिए -2 लिख रहा है, तो ये मापांक नहीं है बेटा, यहाँ सारणिक बोल रहा है, तो सारणिक इसका मान 2 ही -2 होगा। तो इस तरीके से एक कोटि के सारणिक का मान स्वयं वही अवयव आ जाता है। नंबर 2 कोटि के सारणिक का मान, दो कोटि के सारणिक का मान। देखिए, सारणिक है एक A11, A12, A21, A22, 2 कोटि का सारणिक है, तो इसका मान होगा वो, देखो, मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणा करो, A11 गुणा A22 माइनस, इस तरीके से माइनस का चिन्ह लेते हुए माइनस A12 गुणा A21, अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणा माइनस पश्चिम विकर्ण के अवयवों का गुणा, और ये जो मान आएगा वो सारणिक का मान होगा। बहुत आसान है, इन दोनों का गुणा कर दो माइनस इन दोनों का गुणा।
ये जीरो हो सकता है, प्लस हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, यानी कुछ भी मान आ सकता है इसका। तो ये 2 कोटि के सारणिक का मान है। अब देखते हैं 3 कोटि के सारणिक का मान। तीन कोटि के सारणिक का मान, 3 कोटि के सारणिक का मान 3 कोटि सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये कोई सारणिक है, 3 गुणा 3 कोटि का है। इसका मान याद करना है। तो बेटा जब भी 3 कोटि के सारणिक को हल करें तो इस तरीके से चिन्ह आपको ध्यान रखना है, एकांतर क्रम में, प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। देखिए जब भी 3 कोटि के सारणिक का मान निकालते हैं तो इसका प्रसार किया जाता है, प्रसरण या प्रसार। तो किसी एक पंक्ति है, जैसे ये R1 है, ये R2 पंक्ति है और ये R3 है। ये C1 स्तंभ है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो जब इसका मान निकालेंगे तो एक पंक्ति, जैसे कि मैं यहाँ R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ, अनुदिश प्रसार, तो बेटा सारणिक का मान R1 ये है। तो देखो वहाँ प्लस का, माइनस का और प्लस का, इस तरीके से इनके आगे चिन्ह अपनी तरफ से लेने हैं आपको। तो A11 इस अवयव के जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में विद्यमान है उसको दबा लो, हटा दो इनको, ये 4 अवयव बचेंगे तो 2 कोटि का एक सारणिक बन जाएगा, A32 और A33। ठीक है। अब देखिए वहाँ फिर माइनस है तो इसके आगे माइनस, A12, ये स्तंभ और ये पंक्ति बंद करने के बाद में ये 4 अवयव बचे, A21, A31, A23, A33। अगला प्लस का A13। अब ये पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ बंद कर देंगे तो 4 अवयव बचेंगे, A21, A22 और A31, A32। ये आ गया। तो A बराबर A11। अब आप देखिए इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। अभी अभी हमने 2 कोटि का सारणिक हल किया है, मान निकाला था इसका, और इसका गुणा इससे हो जाएगा। माइनस का चिन्ह रखेंगे, माइनस A221 का, A22 का गुणा A33 से, माइनस A23 का गुणा A32 से, माइनस A12 A21 इंटू A33, माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13 A21 गुणा A32 माइनस A22 गुणा A31। इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो 3 कोटि के सारणिक का मान होगा। समझ में आ गया। किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ के अंग इसी प्रकार से हम प्रसार कर सकते हैं और चिन्ह इस तरीके से लेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। मान लीजिए आप R2 के अंदर से प्रसार करना चाहते हैं तो A21 के आगे माइनस का चिन्ह लेंगे और इस पंक्ति और इस स्तंभ को बंद करने के बाद ये 4 अवयव होंगे, उनसे एक 2 कोटि का सारणिक बनाकर इस तरीके से हल करें। ठीक है बेटा। अब एक जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हम एक सारणिक सॉल्व करके देखते हैं।
सारणिक ए बराबर 1 3 2 4 -1 -3 -2 और 0 -1, ये सारणिक है -4 करके। इस सारणिक का मान निकालना है आपको। तो इस सारणिक का मान निकालने के लिए R1 के अनुदिश प्रसार कर दें। R1 के ये है R1, ये R2 और ये R3। तो R1 के अनुदिश जब प्रसार करेंगे, इसका अवयव क्या है? 1 12 आ जाएगा। ये स्तंभ और ये पंक्ति दबाने के बाद ये 4 अवयव बचेंगे, -1 0 -3 और -4। फिर 3 है, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, -3 लेंगे। अब ये दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दबाने के बाद 4 -2 -3 -4 +2, ये दबाने के बाद 4 -2 -1 0, ये आ गया बराबर। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 1, इन दोनों का गुणा -1 -4 का गुणा +4, -0 -3 -16 देखो 3 दूनी 6 प्लस का 6, लेकिन एक माइनस का चिन्ह लेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा 6 +2 0 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लेते हैं तो इस कारण से माइनस हो जाएगा। 4 16 और 6 22, माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुणा 22, -2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 66 आंसर आ गया। यानी इस सारणिक का मान 66 है। आप किसी भी पंक्ति के अनुदिश कर सकते हो। पहली के अनुदिश तो किया ही है, दूसरी के अनुदिश करेंगे तो भी 66 आएगा, तीसरी के अनुदिश करेंगे तो भी 66 आएगा। इसी प्रकार से पहले स्तंभ के अनुदिश करेंगे तो भी 66, दूसरे स्तंभ के अनुदिश करेंगे तो भी 66 और तीसरे स्तंभ के अनुदिश करेंगे तो भी 66 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार किया जाए तो सारणिक का मान वही आएगा। और वैसे भी परिभाषा कहती है कि सारणिक का मान अद्वितीय होता है, तो इस तरीके से अद्वितीय मान आएगा, यूनिक। ये सारणिक के मान हो गए बेटा। अब उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है? किसी सारणिक का कोई अवयव होता है, उस अवयव का उपसारणिक बनाना हो हमें, तो उस पंक्ति और उस स्तंभ को दबाने के बाद जो शेष अवयव बचेंगे उनके द्वारा एक सारणिक बनेगा n-1 क्रम का, एक कम क्रम का, एक कोटि घट जाएगी उसकी, तो वो उसका उपसारणिक बनेगा। देखो कोई सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये सारणिक। इसके 9 अवयव हैं इसमें, तो इसके 9 उपसारणिक बनेंगे। पहला उपसारणिक A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक कैपिटल A11 संकेत हो गया इसका। इस अवयव का उपसारणिक निकाल रहे हो तो उस पंक्ति और उस स्तंभ को दबा दीजिए और जो अवयव बचेंगे उनके द्वारा एक सारणिक बनेगा A22 A23 A32 A33, ये इसका उपसारणिक हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप। A22 गुणा A33 माइनस A23 इंटू A32, तो ये इसका उपसारणिक हो गया। इस प्रकार से अब जैसे मान लो इसका बनाना है आपको, A32 का उपसारणिक
क्या होगा, A32 संकेत हो गया कैपिटल। अब इस अवयव को छोड़ देंगे और इसमें जिस पंक्ति में विद्यमान है स्तंभ में उन्हें छोड़ देंगे, 4 बचेंगे, A11, A21, A13 और A23। ये इस तरीके से ये उपसारणिक होते हैं। आप देखिए इसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 3। इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 2। इसका मतलब हो गया n कोटि के सारणिक का उपसारणिक n-1 कोटि का होता है, हमेशा ऐसा होगा। तो ये उपसारणिक होते हैं जिन्हें कैपिटल, अब देखो A12 का उपसारणिक कैपिटल A12, वही निकाल लो आप। ये अवयव है तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को बंद कर लो इस तरीके से, A21, A31, A23, A33, ये उपसारणिक हो गए। तो इस तरीके से 9 उपसारणिक हम इसके लिख सकते हैं। तो ये उपसारणिक होते हैं। इसके बाद है सहखंड, कोफैक्टर, सारणिक के सहखंड, सारणिक के सहखंड। सहखंड की परिभाषा कहती है, सहखंड Fij बराबर, सहखंड को कैपिटल F या कैपिटल M से भी दिखाते हैं, तो कैपिटल Fij यानी कि I भी पंक्ति और J में स्तंभ के अवयव का सहखंड क्या होगा, -1 की घात I प्लस J Aij, Aij। देखो ये तो होता है उपसारणिक और ये होता है सहखंड। तो सहखंड और उपसारणिक में संबंध है और यही इसकी परिभाषा है। अगर पेपर में आती है कि सहखंड किसे कहते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है, किसी सारणिक के अवयव Aij का सहखंड Fij -1 की घात I प्लस J इंटू कैपिटल Aij। तो अब देखिए यहाँ पर अभी हमने ये बनाए थे सारणिक के उपसारणिक के, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33। तो हम देखते हैं हम A11 का सहखंड F11 -1 की घात 1 प्लस 1 A11, और ये क्या था, देखो इसका मान 1 हो जाएगा यानी A11, यानी F11 बराबर A11। जो सहखंड जो उपसारणिक होता है वही इसका सहखंड होता है। अब अगले अवयव का देखते हैं, A12 का सहखंड F12 इजिकल टू -1 की घात 1 प्लस 2 A12। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का योग विषम संख्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो -1 पर घात 3 का मतलब -A12। यहाँ पर देखते जाओ ये होता है। अब और निकाल देगा, इसका निकालते हैं, मान लीजिए A13 का सहखंड F13 बराबर -1 की घात 1 प्लस 3 A13। F13 बराबर, अब देखो फिर 4 घात हो गई, -1 पर घात 4 का मतलब प्लस का 1 यानी A13। अगर इस अवयव का निकालें A21 का सहखंड
A21 का सेकंड F21 बराबर -1 की घात 2 + 1 A21, तो F21 बराबर -A21। तो सीधी सी बात आ रही है, जब इन अंकों का योग सम आता है तब तो समान है सेकंड और उपसारणिक, जब विषम आता है तो सेकंड और उपसारणिक में चिन्ह का अंतर आता है। संख्यात्मक मान तो बराबर होगा, चिन्ह विपरीत आएगा। तो इस तरीके से सेकंड और उपसारणिक होते हैं। तो सेकंड के लिए ये परिभाषा आप याद करेंगे। अब देखिए, इसी को मैं इस सारणिक के मान को देखते हैं। इस सारणिक का मान कैसे निकाला था अभी A11 उपसारणिक, A22, A23, A32 और A33 प्लस माइनस था A12, फिर क्या हो गया, इसको बंद करने के बाद में A21, A31, A23 और A33 प्लस A13, ये वाला फिर, इनको बंद करने के बाद में A21, A22, A31 और A32, ये। अब आप देखिए, ये सारणिक का मान A11, यही तो उपसारणिक है A11 का, माइनस A12, और ये किसका, इसी का उपसारणिक है, तो A12 प्लस A13, ये इसका उपसारणिक है तो इसको लिख देंगे A13। तो सारणिक का मान डेल्टा कह सकते हैं इसको, तो डेल्टा बराबर A11, देखो जब ये योग सम है तो ये F11 के बराबर होगा, लेकिन ये विषम योग है तो F11 का मान माइनस का होगा, तो इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, A12 F12 प्लस A13 F13, ये सारणिक का मान आ गया। अर्थात किसी पंक्ति के अवयव, सुनना, किसी पंक्ति के अवयव और उसी पंक्ति के सैखंडों का गुणा करके जोड़ा जाए तो सारणिक का मान आ जाता है। आप किसी भी पंक्ति को ले सकते हो, देखो ये पंक्ति है दूसरी, इसका अवयव है पहला A21 और इसका सेकंड होगा F21 प्लस A22 F22 प्लस A23 F23, तो सारणिक का मान होगा। या यूँ कह सकते हैं, ये अगर अंक समान हैं तो सारणिक का मान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कैलकुलेशन देख सकते हो आप, यदि पहली पंक्ति के अवयव लिए और दूसरी या तीसरी पंक्ति के सेकंड लिए तो उनका गुणा करके जोड़ा जाएगा तो 0 आएगा। जैसे पहली पंक्ति का अवयव A11, दूसरी पंक्ति का पहले अवयव इसका F21, फिर प्लस A12 F22, देखो दो पहली पंक्ति के तो अवयव ले रहा हूँ, दूसरी पंक्ति के सेकंड ले रहा हूँ, प्लस A13 F23, इसका मान 0 आएगा हमेशा। तो एक पंक्ति और अन्य पंक्ति के सैखंडों का गुणा करके जोड़ा जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से आप समान अंक का ये है तो डेल्टा यानी सारणिक का मान, अगर ये अंक समान नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला, दो सारणिक समान होने का तात्पर्य है कि उनके मान समान हैं, उनके मान समान हैं। जैसे ये है x2 -
तो 4 इजिकल टू 3 0 -4 5। अब वो कहता है x का मान बताओ, ये x है। तो बेटा मैट्रिक्स में तो तुलना करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ तुलना नहीं होगी, यहाँ मान निकालेंगे। इसका मान यानी इनका गुणा करेंगे 4x प्लस इनका गुणा करेंगे तो -4, एक चिन्ह अपनी तरफ से लेंगे तो प्लस का हो जाएगा +4 बराबर 15 माइनस प्लस 0, तो 4x बराबर 19। तो x बराबर आ गया 15 में से 4 घटा दो 11, तो 11/4 ये x का मान है। अर्थात x का मान 11/4 होगा, तो ये दोनों सारणिक बराबर होंगे। तो सारणिक और मैट्रिक्स में जो अंतर होते हैं वो देखिए क्या है। पहला, कई अंतर गिन सकते हो आप। नंबर 1, पहला अंतर तो यह है कि मैट्रिक्स आयताकार वर्गाकार हो सकता है, जबकि सारणिक केवल वर्गाकार होता है। अर्थात केवल वर्ग मैट्रिक्स का ही सारणिक परिभाषित होता है। दूसरा, दो मैट्रिक्स समान होते हैं यदि उनके संगत पद समान हैं, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में उनके मान समान होने पर सारणिक समान हो जाते हैं। तीसरा अंतर, जैसे मैट्रिक्स के आप ट्रांसपोज कर दें तो अलग आता है, लेकिन सारणिक में सारणिक और AT का सारणिक बराबर होता है। तो ये छोटे छोटे से अंतर हैं इसके अंदर। दूसरा और महत्वपूर्ण, किसी मैट्रिक्स में आप गुणा करोगे तो प्रत्येक पद में गुणा होगा इसका, KA KB KC KD, जबकि सारणिक में गुणा करोगे तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में होगा, KA KC। पहले स्तंभ में कर दिया तो दूसरे स्तंभ में नहीं होगा। इस तरीके से ये भी अंतर है इन दोनों में। तो बेसिक अंतर है इसमें वो यही है कि मैट्रिक्स आयताकार वर्गाकार हो सकता है, जबकि सारणिक केवल और केवल वर्गाकार होता है। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, जबकि सारणिक का एक निश्चित मान होता है। इस तरीके से आप इसमें अंतर लिख सकते हो। बेटा अब 4.1 की थ्योरी कंप्लीट है, और इसमें से अब जो बहुत सरल सवाल हैं उनको आप करके देखेंगे, एग्जाम्पल सहित हो जाएंगे, आप उन्हें करेंगे।